बच्चों, आज से हम क्लास 10th की साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साइंस में हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम प्रकाश से संबंधित चीजें पढ़ते हैं। प्रकाश से होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती हैं, इसी में प्रकाश में दर्पण आएगा, लेंस आएगा, लेंस की क्षमता आएगी, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आती हैं। इससे पहले हम दर्पण लेंस पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तब उसके बाद हम दर्पण और लेंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ये हमारी जो आंख है, आंख से हम वस्तुओं को देखते तो हैं, ये तो हम जानते हैं कि आंखों से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन ये आंखों में अगर प्रकाश नहीं जाता है, अगर वस्तु में प्रकाश नहीं पड़ता है, तो ये आंख हमारे किसी भी काम की नहीं होती। आप लोग नोटिस करते होंगे, अगर हम लोग लाइट बंद कर देते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो हमारी आंखों को काम करने के लिए प्रकाश नाम का ईंधन चाहिए। जैसे कोई हम गाड़ी चलाते हैं, अगर उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलती है। गाड़ी को हम जानते तो हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए होती है, लेकिन अगर इसमें हम पेट्रोल डीजल नहीं डालते हैं तो वो गाड़ी हमारे किसी भी काम की नहीं होती। उसी प्रकार से ये जो प्रकाश है, बिना प्रकाश के हमारी आंख कुछ भी नहीं है। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रकाश को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा तो है ही, जिसे हम लोग प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र, नेत्र का मतलब होता है आंख, हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करती है। ज्ञान को है यहाँ पर, हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करता है। इसकी उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश के बिना ही हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश ही वह कारण है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं। देखिए, ये हो गए प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश को हमने देख लिया कि प्रकाश क्या है, किस काम का है। अब देखिए, प्रकाश हमको मिलता कहाँ कहाँ से है। तो ये प्रकाश के स्रोत, स्रोत का मतलब होता है कोई वस्तु हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो वह उस वस्तु का स्रोत हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश के स्रोत, हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए, प्रकाश हमें दो प्रकार से मिलता है। एक तो प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब जो नेचर हमें देता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जो भगवान सभी चीजें देता है, वैसे प्रकाश को भी भगवान जैसे देता है। किस रूप में? प्रकाश हमें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। जिसमें प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, तारे, जैसे पेड़ पौधे नेचर के द्वारा दी जाती है हमें, उसी प्रकार से सूर्य और तारे के माध्यम से हमको प्रकाश मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गए। और हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए, जब सूर्य नहीं होता है तो क्या हम रात को पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं। कोई भी चीज को देखते भी हैं। कैसे देख पाते हैं? उसके लिए हमने अपनी व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? देखिए, मानव निर्मित स्रोत, मतलब कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसको मानव खुद बनाया है। अब देखिए क्या बनाया है? बल्ब, मोमबत्ती, रॉड, इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है, जिसको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो देखिए, प्रकाश के स्रोत में दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत जिसे सूर्य, तारे, यहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, रॉड वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, बहुत सारी चीजें हमने बना के रखी है प्रकाश पाने के लिए। अब देखिए, ये तो हो गया प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत के हिसाब से हमने कुछ सभी वस्तुओं को डिवाइड करके रखा है। अब देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे
सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वो खुद प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ये सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं। और जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन वस्तुओं को क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। देखिए, अदीप्त वस्तुएं जिन वस्तुओं में उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन इन पर प्रकाश पड़ने पर ये दिखाई देने लगती हैं, इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि जो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश जब आपतित होता है तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, किताब, बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास प्रकाश नहीं है, लेकिन उनमें प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो ये देख लिए हमने प्रकाश क्या होता है, ये देखा। प्रकाश के स्रोत और वस्तुओं के देखने के आधार पर कौन सी वस्तुओं के पास स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश नहीं होता, इस प्रकार से हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं के रूप में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब देखिए, ये प्रकाश हो गया। आखिर प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश के गुण। अब देखिए, प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखिए, प्रकाश क्या होता है, कहीं भी अगर ये तुम्हारे पास टार्च है, अगर यहाँ से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश क्या करेगा? सीधी रेखा में ऐसे सीधी चलता है, फैल तो जाएगा लेकिन चलेगा सीधा। प्रकाश के पास ये गुण नहीं है कि प्रकाश ऐसे चले, ऐसे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ये सब चीजें नहीं है। प्रकाश में अगर ये गुण होता तो हम लोग इससे बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न बना लेते। दूसरा गुण देखिए क्या है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब इसमें हो सकता है आपको डाउट हो, प्रकाश तो हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों लिखा है प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता? देखिए, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, जब इसके सामने कोई पार्टिकल आता है, कोई वस्तु रखी जाती है, तब वो वस्तु दिखाई देने लगती है, ना कि प्रकाश दिखाई देता है। अभी जैसे देखिए, आप यहाँ पर कोई टार्च लगाते हैं, टार्च लगा दिए आप, यहाँ पर जब हाथ बीच में लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रकाश है यहाँ। या जब टार्च चालू करते हैं तो टार्च के बीच में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वो कण दिखाई देने लगता है, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि प्रकाश है। नहीं, आप अगर बाहर छत में लाइट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि लाइट का जहां पर फोकस पड़ता है वहां हमको दिखाई देता है, बीच के रास्ते में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल के माध्यम से हमें प्रकाश दिखाई देता है। अगर इस लाइट को हम किसी निर्वात में जलाएं जहां पर कोई भी कण ना हो तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब ये वस्तु पर पड़ता है तब हमें इसका आभास पड़ता है कि हाँ, प्रकाश की उपस्थिति है। देखिए, लिखा है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ये निर्वात क्या है? देखिए, सभी जगह पर पृथ्वी पर वायु है, सभी जगह पर कुछ कण भी होते हैं वातावरण में, लेकिन ये निर्वात ऐसा एक माध्यम होता है जिसे आप, ये कोई बॉक्स है आपके पास, यहाँ से आप जितनी भी वायु है, वायु को भी बाहर निकाल दें, जितने भी कण हैं, कण को भी बाहर निकाल दें, इसके अंदर कुछ भी ना रहे, ना तो कोई भी वायु रहे, ना कोई भी कण रहे, ना ही कोई इसमें जल की बूंदे हो, आर्द्रता वगैरह कुछ भी ना हो। अगर इस स्थान पर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये स्थान कहलाएगा निर्वात। जहां पर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये स्थान क्या कहलाएगा? निर्वात। ये प्रकाश इस ऐसी जगह में भी, निर्वात में भी गमन करता है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए हम उसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो। अगर वहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम नहीं होंगे तो ध्वनि नहीं चलेगी। तीन में से कोई ना कोई माध्यम तो ध्वनि को चलने के लिए चाहिए ही। अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती। जबकि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में चलेगा,
द्रव में चलेगा, ठोस में चलेगा, गैस में भी चलेगा, अर्थात प्रकाश सभी जगह गमन कर सकता है। तो देखिए प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल लिखी है 3×10⁸, ये मीटर हिंदी में लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि इतने मीटर, कितने, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में। इसको अच्छे से लिखें तो ये लिखा जाएगा 3 गुणे, ये 10 है, इसके एक के आगे कितने जीरो लगेंगे? 8 लगेंगे, क्योंकि 10⁸ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको गुणा करा देंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इतने मीटर है एक सेकंड में प्रकाश की चाल। अगर इसको किलोमीटर में हम बनाएं तो 1000 से भाग कर दें, एक ये कट गया, इससे ये इससे कट गया, तो अब इतना तो कट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो ये किलोमीटर, ये मीटर की जगह पर बन जाएगा किलोमीटर। अब देखिए कितना किलोमीटर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये क्या लिखा है? 3 लाख। मतलब कि प्रकाश की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो ये है प्रकाश की चाल, ये लिखा है 3×10⁸। इसका मतलब क्या है? प्रकाश हर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। अब देखिए, और ये चाल देखिए निर्वात में है, ठीक है, ये 3×10⁸ इसकी चाल निर्वात में है, और वायु में भी लगभग हम इतना ही मान लेते हैं। इस प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर चेंज हो जाती है। अगर द्रव होगा कोई, जैसे जल है, पानी, पानी में इसकी चाल दूसरी होगी, कांच है उसमें चाल दूसरी होगी। तो जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है, इस प्रकाश की चाल भी चेंज होती रहती है। इसी चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, ये सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। अब देखिए ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है। देखिए पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम को कहते हैं जैसे कोई वस्तु है उसके आर पार देखा जा सके। जैसे कांच है, बीच में कांच लगा देते हैं, जैसे दरवाजे खिड़की होती है ना, उसमें कांच लगा होता है, कार में कांच लगा होता है, तो हम लोग आर पार देख सकते हैं। ऐसे माध्यम को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, ये सब पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे कांच है, बीच में वायु है, जैसे आप बीच में वायु तो रखी ही रहती है, अगर आप किसी पॉलीथीन में वायु रख दिए हैं, अब उसके आर पार देखते हैं तो हमें जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उसके अंदर हमें कोई कौन सी वस्तु रखी है सब दिखाई देती है। इस प्रकार के माध्यम को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब देखिए अपारदर्शी माध्यम लिखा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि बहुत सारी चीजें हैं, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। इसका मतलब क्या है? अपारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे लकड़ी, क्या बीच में आपके पास लकड़ी हो और उस पार देखने के लिए बोला जाए, जैसे लकड़ी के दरवाजे हैं, कमरे के आप अंदर हैं, तो क्या आप कमरे के बाहर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आपके बीच में एक अपारदर्शी माध्यम मतलब लकड़ी का दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है, तो हम लोग आर पार नहीं देख पाते। जैसे हम लोग नहीं देख पाते तो प्रकाश भी अंदर से बाहर नहीं जा पाता है। तो इस तरीके के जितने माध्यम होंगे जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो सारे के सारे अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। हम लोग नहीं देख पाते तो प्रकाश भी आर पार नहीं हो पाता है। तो ये प्रकाश का एक कौन सा गुण हो गया कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार हो जाता है, गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब चीजें। अब कांच की बनी होगी तो गुजर ही जाएगी, क्योंकि कांच कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है?
चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। आखिर परावर्तन क्या है? परावर्तन तो इसके जस्ट बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप जान लो परावर्तन क्या है। जैसे अब कोई दीवार होती है, दीवार से अगर आप गेंद मारते हैं दीवार पे, तो दीवार गेंद को परावर्तित करके उसी माध्यम में हमको भेज देती है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इस बोर्ड में हम रबड़ की गेंद को ऐसे मारेंगे तो गेंद तो ऐसे जाएगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। तो ये सतह से गेंद का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। अभी इतना जानो कि अगर हम किसी वस्तु को जब इस दीवार पर मारते हैं तो ये क्या होगा? ये वस्तु फिर से लौट जाती है। इसी प्रकार प्रकाश भी क्या होता है? प्रकाश भी किसी चिकनी सतह पर ऐसे जाएगा तो ये वापस आ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन। इसको डिटेल में जस्ट इसके बाद ही हम पढ़ेंगे। बच्चों देखेंगे आज हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में सारी डिटेल्स हम आज जानेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चिकने सतह से आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये चीज आपने किया भी होगा। क्या किए हैं? आपके पास जैसे कोई ये कांच रहता है, शीशा, आपके पास ये शीशा है, आप इस शीशे में ऐसे टार्च जलाकर ऐसे इसमें लगा देते हैं तो क्या होता है? प्रकाश की किरण, देखो ये कोई माध्यम है, वायु माध्यम है। इस माध्यम से प्रकाश की किरण इस शीशे में ऐसे जाती है और टकराने के बाद देखिए, अगर आप ऐसे सामने बिल्कुल लगा रख के रखें शीशे में तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और पीछे इसका फोकस दीवार पर कहीं बन जाता है। तो अगर इसको टार्च को थोड़ा सा हम एंगल बनाते हुए ऐसे लगाएंगे तो प्रकाश भी इस तरीके से चला जाता है। हमारा प्रकाश क्या कर रहा है? देखिए, ये कोई माध्यम है, वायु माध्यम है। वायु से इस चिकनी सतह, ये जो कांच है, कांच ही हमारी ये क्या है? चिकनी सतह है, चमकदार सतह, वही चिकनी सतह। इस कांच में हम जब प्रकाश को ऐसे लगाते हैं तो प्रकाश इस चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने वही माध्यम में, मतलब जैसे यहाँ पर हम खड़े होकर, यहाँ पर कोई शीशा है, प्रकाश लगाएंगे, यहाँ से लाइट लगाएंगे तो प्रकाश इसमें जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद फिर इस दिशा में कहीं चला जाएगा। तो मतलब देखिए, ये एक माध्यम है, वायु माध्यम है। इसी माध्यम से ये चिकनी सतह में गया, यहाँ से ऐसे जाएगा प्रकाश और लौटकर फिर से पुरानी अपने जो पहले माध्यम है, वायु माध्यम, इसी में चला जाएगा। तो देखिए, यही ये कह रहा है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम मतलब जैसे हम खड़े हैं, वायु माध्यम है, इसी माध्यम में किसी माध्यम में चलती हुई किसी चिकनी सतह में, जैसे कांच हो गया, कांच ही नहीं, कोई चमकदार एल्युमिनियम की कोई भी शीट होती है वो भी चमकदार होती है, उसमें भी ये सब फॉलो होगा। तो देखिए, चलती हुई किसी चिकनी सतह से आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस होती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ परावर्तन के नियम होते हैं, वो चीज जानेंगे। इसको अब डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई चिकनी सतह है और इसमें एक तरफ ये हमारे पास कांच है, एक तरफ हम लोग पॉलिश कर दिए हैं। तो देखिए, ये जो सतह है, चिकनी सतह, इसका नाम होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहो चाहे तल कहो, एक ही चीज है। ये एक परावर्तक सतह है, ठीक है। प्रकाश इसी परावर्तक सतह से टकराएगा और वापस जाएगा, ठीक है। अब इस सतह से एक जो किरण आएगी, जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, इसके कुछ नाम रख देते हैं, ये O और ये A। तो देखिए, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है। इस प्रकाश किरण को जो आएगी प्रकाश, जैसे यहाँ पर हम लोग टार्च लगाएंगे तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलेगी, तो ये वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाश किरण इस चिकनी सतह पर आई, आने के बाद इस बिंदु से टकरा के पुनः इसी माध्यम में लौट गई।
देखिए जो प्रकाश किरण इधर आ रही है इसे कहते हैं हम आपतित किरण, और जब टकराने के बाद जब वापस जाने वाली किरण है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। फिर से देखिए, ये परावर्तक सतह है, चिकनी सतह है। चिकनी सतह मीन्स आपके पास ये समझ लीजिए कांच ही है, कांच है जो शीशा देखते हैं घर में, चेहरा देखते हैं, वही शीशा है। इसमें हम यहाँ से कोई प्रकाश लगाएंगे, प्रकाश की किरण जो आएगी, यहाँ पर एक ही प्रकाश किरण नहीं है, बहुत है, समझने के लिए हम सिर्फ एक प्रकाश किरण बनाए हैं। ये आपतित किरण है जो इस शीशे में टकराएगी, ये आपतित किरण है। ये ओ बिंदु पर, परावर्तक सतह के ओ बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद ये पुनः इधर चली गई, इसे हम बी कह दें। तो अब देखिए ये ओ बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली गई, तो ये परावर्तन के बाद वाली किरण है, इसलिए हम लोग इसे क्या कह दिए हैं, परावर्तित किरण। अब देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये जहां पर मिलती हैं, देखिए ये आपतित किरण है, ओ बिंदु से टकराई और यहाँ से परावर्तित किरण फिर चली गई। देखिए किरण वही है, टकराने से पहले इसका नाम क्या है, आपतित किरण, टकराने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। तो अब ये जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु से इस तल पर खींचे गए लंब को, ये एक लंब है, ठीक है, इस तल से देखिए ये 90 डिग्री का है, यहाँ से ये 90 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री का। तो ये जो लंब है, इस लंब को हम नाम देते हैं अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। फिर से देखिए ये चिकनी सतह है, ए ओ कोई आपतित किरण है, टकराने के बाद ओ बी, ये क्या हो गई, परावर्तित किरण, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपतित किरण क्या है, परावर्तक सतह क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, इनको थोड़ा सा लिखना चाहिए नोट्स के लिए, क्योंकि भूल जाता है। देखते हैं सबसे पहले परावर्तक सतह, देखिए प्रकाश किरण जिस चिकने सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। इसके कुछ नाम भी रख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं पी क्यू, तो हमारे पास परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो लिख देते हैं यहाँ पर पी क्यू, ये परावर्तक सतह हो गई। अब उसके बाद देखिए आपतित किरण, आपतित देखिए ये क्या, आपतित किरण क्या कर रही है, परावर्तक सतह से टकरा रही है, तो लिख दें परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको लिख दें ए ओ, ये ओ ए ओ हो गई। अब उसके बाद देखिए परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण क्या कर रही है, परावर्तक सतह से टकरा कर जा रही है आगे, तो इसको लिख दें परावर्तक सतह से टकराने
के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? देखिए ओ बी, चित्र में ये क्या है? ओ बी। देखिए परावर्तित किरण क्या है? ये परावर्तक सतह है। इस सतह से टकराने के बाद जो किरण गई है इसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, जिसका नाम क्या है? ओ बी। इस चित्र के अनुसार इसका नाम ओ बी है। अब देखिए अभिलंब क्या है? अभिलंब आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु से सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। इस चित्र में अभिलंब क्या है? ओ, इसको कुछ नाम दे दे एन। इस चित्र में अभिलंब ओ एन है। देखिए फिर से एक बार, परावर्तक सतह क्या है? ये जो चिकनी सतह है ये हमारी परावर्तक सतह है। फिर आपतित किरण क्या है? जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने वाली है, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने के पश्चात जो किरण जाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। फिर अभिलंब क्या है? ये आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, इस बिंदु से इस सतह पर खींचा गया लंब, ये अभिलंब कहलाता है। अब देखिए ये तो कुछ परावर्तन की घटना के कुछ परावर्तन की घटना में क्या क्या पॉइंट है, इनके नामकरण हमने कर दिए, किसका क्या काम है ये सब कर दिए। अब इसके बाद देखिए परावर्तन के अभी नियम हमने नहीं पढ़ा है, अब परावर्तन के नियम पढ़ेंगे हम लोग। परावर्तन के क्या क्या नियम है? बच्चों परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनको हम देखेंगे। अब देखिए ये जो आपतित किरण है परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद ये चली गई, ये इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए जब ये आपतित किरण इस बिंदु से टकराती है और ये हमारा अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और इस आई कोण को हम लिखते हैं आपतन कोण। ये आपतन कोण है। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए दो कोण बन रहे हैं हमारे पास, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। फिर ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम क्या है? परावर्तन कोण। तो इसको लिख सकते हैं ये आई और इसको लिख सकते हैं आर। तो परावर्तन के पहले नियम में ये बताया गया है। पहला नियम देखिए, ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है।
अर्थात ये कोण एंगल आई बराबर एंगल आर। ये प्रथम नियम है। अब इसको देखिए, ये तुम्हारे पास एक शीशा है, अगर यहाँ से लाइट लगाएंगे हम कुछ इस तरीके से एंगल बना के, तो यहाँ ये अभिलंब है सीधा सीधा। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, हम यहाँ से जितना एंगल बनाएंगे उतना एंगल बनाते हुए प्रकाश इधर इस साइड इधर निकल जाएगा। अगर इसे अब जैसे सतह है, हम लोग यहाँ से टॉर्च लगाएंगे तो प्रकाश भी ऐसे जाएगा, एंगल कम करेंगे तो ऐसे जाएगा। अगर हम लोग सीधे अभिलंब पर ऐसे प्रकाश लगाएंगे तो प्रकाश भी सीधे इसी से गुजर जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने लाइट लगा के, जितना शीशे से आप झुकेंगे इस तरीके से लगाएंगे, ये अभिलंब है। हम लोग ये इस अभिलंब से जितना भी अपनी लाइट को इस साइड ले जाएंगे तो प्रकाश, देखिए ये कोण, ये आई है, ये आर है। हमेशा ये आई आर आपस में बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ से अपनी लाइट को इस तरीके से झुका देंगे तो इधर ये जो आपतित किरण है, ये कोण हमने बढ़ाया तो ये कोण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ये कोण को हम लोग घटा देंगे, ये अभिलंब है, इतने कोण बना के प्रकाश को इससे गुजारेंगे तो ये ऐसे इस तरीके से चली जाती है। तो ये देखिए परावर्तन का पहला नियम है, आई आर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, देखिए आपतन, ये जो अपवर्तित किरण आती है, अपवर्तित किरण किस सतह पर है, परावर्तक सतह पर। ये परावर्तित किरण है, ये किस सतह पर है, परावर्तक सतह पर। ये जो अभिलंब है ये किस बिंदु पर है, यही परावर्तक सतह पर है। तो दूसरा नियम ही यही है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से अपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, मतलब कि एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारे पास तल है, ये आपतित किरण है इस तल पर, ये परावर्तित किरण इसी तल पर, और इसी तल पर क्या है, ये अभिलंब है। तो ये दूसरा नियम हो जाता है। परावर्तन के यही दोनों नियम है, और ये नियम चाहे समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पणों में नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चन करिए, उसका रिप्लाई हम करेंगे।